हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे देखने वाले सारे भाइयों बहनों को, सारे स्टूडेंट्स को जय हिंद, जय भारत। शुरू करते हैं बेटा अपना जो संग्राम है वकैब के साथ, जो युद्ध हमारा चल रहा है, राइट। और उसमें लगातार हम प्रारंभ कर रहे हैं, लगातार अपने नोट्स बना रहे हैं, लगातार अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, अच्छे शब्द अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और लगातार इन सेशंस को देखने से और कुछ हो ना हो, अच्छे शब्द, अच्छे वाक्यों पर पकड़ आपकी डेफिनेटली बनेगी, जिससे कि आपकी रीडिंग स्पीड सुधरेगी। और जब रीडिंग स्पीड सुधर जाती है तो वो हर एक चीज़ में मदद करती है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो कोई भी आपका चाहे इंटरव्यू सेक्शन हो, या आपका जीडी सेक्शन हो, या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो, या कोई भी XYZ कुछ भी है। रीडिंग स्पीड बच्चे की अच्छी हो जाए तो सारी चीज़ें अपने आप से अच्छी हो जाती हैं। तो चलिए, विदाउट टेकिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आज हमारी जो वकैब की क्लास है वो है 127, और जो वकैब मंत्रा डे, हमारी जो बुक है वकैब मंत्रा, उसका डे 18 है, उसके ये शब्द हैं जहाँ से लिए गए हैं। पहला शब्द हमारे पास आ रहा है वेव। वेव एक वर्ब की तरह है। वेव ये एक वर्ब है, ये एक का फंक्शन करता है एक काम की तरह, मतलब ये एक काम है। बोले वेव। वेव का मतलब होता है किसी चीज़ में छूट देना, किसी चीज़ में डिस्काउंट देना, वेव होता है बेटा। तो वेव का मतलब है किसी चीज़ में डिस्काउंट देना, छूट देना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर एक बच्चा है, मान लीजिए ये बच्चा है, और इसके पास मान लीजिए फीस, इसके पास जो मंथली फीस है स्कूल की वो 2,000 रुपये है। मान लीजिए एक स्कूल में 2,000 रुपये महीना जो है फीस लगती है, और इसके पास, इसके जो पापा हैं वो इतने अमीर नहीं है कि वो 2,000 रुपये महीने के दे पाएँ। वो कहता है कि भाई मैं तो ना 1,000 रुपये किसी तरीके से मेरे पापा निकाल पाएंगे मेरी एजुकेशन के लिए महीने के, आप प्लीज़। तो स्कूल वाले दया खाकर इसके 1,000 रुपये क्या कर देते हैं, 1,000 रुपये क्या कर देते हैं, वेव कर देते हैं। यानी कि वेव करने का मतलब क्या, भाई ठीक है आप 1,000 रुपये दो, 1,000 रुपये को हम इग्नोर कर देंगे, कोई बात नहीं, आपकी पढ़ाई के लिए 1,000 रुपये देते हो तो 1,000 रुपये इग्नोर हो गए, ओवरलुक हो गए, निगलेक्ट कर दिया, उसको अवॉइड कर दिया कि भाई नहीं लेंगे हम आपसे। दैट इज कॉल्ड वेव, राइट। और एनफोर्स माने थोपना होता है बेटा कोई चीज़ पर। एनफोर्स मतलब जो फोर्स शब्द आया, इसका मतलब क्या है, यानी कि चाहे आप मानो या ना मानो, जोर जबरदस्ती आपसे वो चीज़ मनवा ली जाएगी। दैट इज कॉल्ड एनफोर्स। लॉ एनफोर्समेंट, समझते हो, यानी कि कानून को अगर आप मानेंगे नहीं तो उसको जबरदस्ती भी लागू कराया जाएगा, क्योंकि वो समाज के लिए बहुत जरूरी है, व्यवस्था बहुत जरूरी है। एनफोर्स, इम्पोज, इम्पोज का भी मतलब थोपना होता है, इन्फ्लिक्ट का भी मतलब थोपना होता है, किसी के ऊपर कोई चीज लगा देना। सेंटेंस पढ़ोगे तो और भी अच्छा समझ में आएगा, राइट। इफ दे वेव द टाइम लिमिट, राइट। इफ दे वेव द टाइम लिमिट का मतलब क्या है, सेंटेंस को आगे पढ़ो, चलो पूरा पढ़ देते हैं। इफ दे वेव द टाइम लिमिट मैनी मोर एप्लीकेशंस विल कम इन। इफ दे वेव द टाइम लिमिट, यानी कि ये कहना चाहता है वाक्य कि भाई हमारी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 10 है, अगर इसमें थोड़ी छूट मिल जाए, यानी कि 10 को अगर 15 कर दिया जाए, तो अगर अभी 1,000 एप्लीकेशंस आई हैं तो इस 5 दिन में 2,000 हो जाएंगी वो, यानी कि एडमिशंस बढ़ने की संभावना है। यानी कि इफ दे वेव द टाइम लिमिट मैनी मोर एप्लीकेशंस विल कम इन, अगर थोड़ी सी छूट मिल जाए, किसमें, किसमें छूट मिल जाए, टाइम लिमिट में। तो यहाँ पे छूट ही तो मांग रहे हैं क्या, कि भाई ये जो 10 तारीख डेट रखी गई इसको 15 कर दीजिए। इफ दे वेव द टाइम लिमिट मैनी मोर एप्लीकेशंस विल कम इन, सेंटेंस जरूर लिखेगा, राइट। इफ दे वेव द टाइम लिमिट मैनी मोर एप्लीकेशंस विल कम इन, राइट। क्यों, क्योंकि 10 तारीख तक टाइम कम रहा, कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं भाई 5 दिन में कुछ और लोग, कुछ और बच्चे अवेयर हो जाएंगे, और जिससे कि एप्लीकेशंस बढ़ेंगी। दिस इज कॉल्ड वेव, राइट। तो वेव का मतलब इग्नोर, ओवरलुक, निग्लेक्ट। जैसे द लॉ ऑफ कर्मा, आपके कर्मा, जो कर्माज हैं, ये कर्मों का नियम है कि कर्माज आर नेवर वेव्ड ऑफ बाय नेचर। क्या बोला मैंने, कर्माज आर नेवर वेव्ड ऑफ बाय नेचर, वो आपको भुगतना पड़ेगा उसका परिणाम। कहा जाता है कि भाई जो कर्म किया है उसको भुगतना पड़ेगा। तो कर्माज आर नेवर इग्नोर्ड, नेवर ओवरलुक्ड। ओवरलुक माने इग्नोर करना ही होता है, आर नेवर निग्लेक्टेड और अवॉइडेड, राइट। उनका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट एनफोर्स किया जाता है, इंपोज किया जाता है, इन्फ्लिक्ट किया जाता है, राइट। सो कर्माज आर नेवर वेव्ड ऑफ बाय नेचर, नेचर के द्वारा उनको कभी वेव ऑफ नहीं किया जाता। वेव के बाद कई बार आपको ऑफ भी मिल जाएगा, जैसे वेव वर्ड मिलेगा और इसके साथ कई बार OFF ऑफ मिलेगा, इसका मतलब छुटकारा पा लेना, इग्नोर कर दिया, वेव ऑफ मिल गया। कहते हैं फीस में वेव ऑफ मिला है मेरे को, तो वेव ऑफ का मतलब यही होता है बेटा कि भाई छुटकारा मिल गया, वहां से थोड़ी सी राहत मिल गई कि भाई आपको अगर इतना नहीं देना है, आपको अब उतना देना है। दैट इज कॉल्ड वेव। सो खैर, वेव से आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला वर्ड है एब्ज्योर, बोलो, बिल्कुल सही, आगे चलते हैं। अगला वर्ड एब्ज्योर आ रहा है, और एब्ज्योर का मतलब होता है सौगंध खा के कोई चीज त्याग देना। क्या बोला मैंने, यानी कि बहुत जबरदस्त तरीके से सौगंध त्यागना, यानी कि सौगंध खाकर, राइट। जैसे कहते हैं ना भाई माँ कसम आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, सौगंध खाकर त्यागना। अगर मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। एब्ज्योर, राइट। जैसे भाई आज के बाद मैं हिंदी नहीं बोलूंगा, मतलब जब भी इंग्लिश बोलने का मुझे मौका आएगा तो मैं इंग्लिश ही बोलूंगा, तो आई हैव एब्ज्योर्ड हिंदी, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं हिंदी की इंसल्ट कर रहा हूं, नहीं बेटा, क्योंकि कहीं भी
अगर एसएसबी होनी है या इंटरव्यूज होने हैं या जीडीज होनी है या किसी इंटरनेशनल कंपनी में आपका सिलेक्शन होना है, तो इंग्लिश इज गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल. हिंदी इज डेफिनेटली, इट शुड बी रिस्पेक्टेड एज आर फर्स्ट टंग, एज आर मदर टंग, right? But we must practice, because Hindi we are already fluent. If you want to be fluent in English, you have to practice it, and do not stop practicing it, because the moment you stop using it, you will start losing it. So you should use if you don't want to lose it. abjure का मतलब सौगंध खाकर त्याग देना. give up, reject, renounce माने त्याग देना, right? give up माने त्याग देना, reject माने त्याग देना, right? किसी चीज को, जैसे abjure liquor, राइट, अब्जॉर बैड हैबिट्स कह सकते हैं ना, कि यू शुड अब्जॉर बैड हैबिट्स इफ यू वांट टू अब्जॉर बैड हैबिट्स, यानी कि अपनी ऊर्जा को उस दिशा में जाने से रोक लेना. दैट इज कॉल्ड अब्जॉर. कि भी आज के बाद, आज तक किया कोई बात नहीं, पर आज के बाद ऐसा कोई काम मैं नहीं करूंगा. दैट इज कॉल्ड अब्जॉर. तो किसी चीज को त्याग देना अब्जॉर होता है बेटा. कंटिन्यू, कैरी ऑन और गो ऑन. जैसे बहुत बार आप देखते हैं कि कोई डाकू जो है वो बहुत बड़ा संत बन जाता है, जैसे डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन गए, राइट? सो और अंगुलीमाल जो है महात्मा बुद्ध के समय में, अंगुलीमाल जो डाकू हैं वो बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सेवी के रूप में उभर कर आए, राइट? तो बड़े गजब की चीज़ें निकल के आती हैं बेटा. द मोमेंट यू एब्जॉर्ब योर एनर्जी फ्रॉम बीइंग नेगेटिव, इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव वन. ये अपने आप से पॉजिटिव की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है जिस वक्त आप एब्जॉर्ब करते हो एक गलत रास्ता, राइट? सही का चयन अपने आप से आपको गलत से रोक देता है. अगर आप जबरदस्ती गलत चीज को रोकना चाहोगे तो ये नहीं रुकने वाली बेटा. आपको किसी सही का चयन कर लेना है. जब एनर्जी सही की तरफ जाने लगेगी तो गलत के लिए टाइम निकलेगा ही नहीं, राइट? कई बार कहते हैं ऐसे मजाक मजाक में कहते थे, यार आप तो बड़ी अच्छी बातें कहते हैं, यार मेरी अच्छी खत्म नहीं होती, बुरा कहने का टाइम ही नहीं लगता. बात सही है. जब दिमाग में हमेशा अच्छी विचार, अच्छी बातें, ऊंचे आदत, ऊंची आदर्श मेरे दिमाग में रहेगी तो निचली तरफ मेरी एनर्जी कभी फ्लो करेगी ही नहीं, राइट? वो तभी करती है जब दिमाग को खाली, भाई थोड़ी देर के लिए दिमाग को खाली कर दो, देखो नेगेटिविटी आपके दिमाग में नाचने लगेगी. ऐसा हो नहीं सकता कि एनर्जी खाली बैठ जाए. या तो आप उसे सही दिशा में ऊपर की तरफ लेके जाओगे, नहीं तो ये नीचे की तरफ बाय डिफॉल्ट अपने आप से आती रहेगी, राइट? तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा. अगर आप कुछ ऊंचा नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में नेगेटिविटी, नकारात्मकता, कुछ नकारात्मक विचार, नकारात्मक एक्शन, अपने आप नाचने लगेगी, बाय डिफॉल्ट नाचेगी. वो उसका प्रभाव है, वो उसका स्वभाव है, याद रखिएगा. तो इसीलिए कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर. अपनी एनर्जी को कभी खाली ना छोड़े, इसको कुछ ना कुछ हायर हमेशा दे के रखें. यू मस्ट एब्जॉर द बैड वे, यू मस्ट एब्जॉर द बैड हैबिट्स. कंटिन्यू, कैरी ऑन, गो ऑन माने लगातार करते चले जाना. जैसे ही एब्जॉर्ड हिज लाइफ ऑफ डिसिपेशन. डिसिपेशन का मतलब क्या है? अपनी एनर्जी को बर्बाद करना. जो डिसिपेशन का मतलब क्या है? बर्बादी का रास्ता. जो उसकी बर्बादी की जिंदगी चल रही थी. डिसिपेशन का मतलब क्या है? बर्बाद हो जाना. डिसिपेट होता है ना बेटा, डिसिपेट द एनर्जी. तो जो बर्बादी की जिंदगी थी, राइट, उसकी जो बर्बादी की जिंदगी थी, जो बर्बादी की ओर जा रही थी, ही एब्जॉर्ड हिज लाइफ ऑफ डिसिपेशन. इसका मतलब उसने अपनी जिंदगी की ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में प्रवाह दे दिया. उसने रोक दिया, उसने छोड़ दिया अपनी डिसिपेशन की जिंदगी को. सॉरी. सो डिसिपेशन, तो ही एब्जॉर्ड हिज लाइफ ऑफ डिसिपेशन. जो बर्बादी की जिंदगी है उसे त्याग दिया, कंटिन्यू नहीं किया. उसे पता लग गया कि रास्ता बर्बादी का है, तो उसने तुरंत उसको छोड़ दिया. बड़ा प्यारा सेंटेंस है. सेंटेंस नोट कर लिया, राइट? अब तो आपके सामने ही होते हैं, पहले ही नोट कर सकते हैं आप. अगला वर्ड अलैक्रिटी. मैं चाहता हूं हर बच्चे के अंदर होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? अलैक्रिटी. बोलो. और ये एक विशेषता है बेटा. आई वॉन्ट माई एवरी स्टूडेंट शुड बी फुल ऑफ अलैक्रिटी. अलैक्रिटी एक नाउन होता है बेटा, एक चीज का नाम है बेसिकली. इसका मतलब होता है फुर्ती, रेडीनेस. जैसे इन्होंने लिखा, हमेशा रेडी, ऑल द टाइम. प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? तेजी से होने वाला. तो फुर्तीला जो होता है ना बेटा, जो फुर्ती होती है वो अलैक्रिटी होती है. जैसे द अलैक्रिटी ऑफ माइंड. बोलो. द अलैक्रिटी ऑफ माइंड. इसका मतलब क्या होता है? जैसे अगर कोई बच्चा सुस्त है तो आंसर जल्दी नहीं दे पाएगा. दिमाग अगर सुस्त है तो आंसर जल्दी नहीं आएगा. अलैक्रिटी का मतलब बिल्कुल फुर्ती की तरह. कहते भाई साहब देखा कितना झट से उसने काम कर दिया. झट से, इसका मतलब विद अलैक्रिटी, राइट? विद रैपिड पेस, प्रॉम्प्टनेस, रेडीनेस, राइट? हमेशा बहुत तेजी से कोई काम करना. और उल्टा देखो इसका, लथार्जी, स्लगिशनेस. ये वर्ड बहुत बार आ चुका. लथार्जी और स्लगिशनेस मतलब क्या है? सुस्ती. सुस्ती कोई तो स्लगिशनेस कहते हैं, लेजीनेस, राइट? शी एक्सेप्टेड द मनी विद अलैक्रिटी. देखो ये रहा कितना गजब. मतलब पैसे देते एकदम झपट्टा मारा बिल्ली की तरह. इनकी वो चाह ही पैसा रही थी. होता है ना कई बार, क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल फेक दहेज का केस लगा दिया. बहू आई, राइट? अब इनकी पिताजी ने शादी पे खर्च किए थे 5 लाख रुपए. अब किसी व्यक्ति से उसकी शादी हुई, कहते भाई छोड़ूंगी तब जब मुझे 20 लाख रुपए दो. अब बेचारे 20 लाख रुपए जैसे लेके पहुंचे, उसने झपट्टा मारा, पैसे ले लिए. शी एक्सेप्टेड द मनी विद अलैक्रिटी, राइट? तो अलैक्रिटी से, शी एक्सेप्टेड द मनी विद अलैक्रिटी, राइट? यानी कि वो पहले से ही कहते भाई एकदम से पैसा मिला और एकदम से झपट्टा मारा पैसे. जैसे पैसे के लिए ही वो भूखी मर रही थी. अलैक्रिटी माने एकदम से झपट्टा मारा फुर्ती से, राइट? सो ही आंसर्ड ऑल माई क्वेश्चंस विद अलैक्रिटी. बोलो. ही आंसर्ड ऑल माई क्वेश्चंस
विद अलैक्रिटी, विद अलैक्रिटी। जैसे यू अटेंड द क्लास इन अ स्लगिश मैनर और विद अलैक्रिटी। आप बड़ी फुर्ती से क्लास अटेंड करते हैं, बहुत सारे बच्चे साथ साथ कमेंट करते रहते हैं, जैसे मैं देख सकता हूँ लगातार चीज़ों पे उनका फ्लो बना रहता है और लगातार वो नोट भी करते रहते हैं, नोट्स भी बनाते रहते हैं और साथ साथ पार्टिसिपेट भी करते रहते हैं। ये अलैक्रिटी की निशानी है बेटा। बोले अलैक्रिटी, बिल्कुल सही बात। तो हमने अलैक्रिटी वर्ड हमने पढ़ा, इससे आगे चलते हैं बेटा। राइट, अगला वर्ड है एनेथेमा। बोलो एनेथेमा। देखिए ये लिखा हुआ है एनेथेमा। एनेथेमा भी एक चीज़ का नाम होता है, इसका मतलब अभिशाप होता है बेटा। एनेथेमा को हम क्या कह सकते हैं? एक अभिशाप, एक अभिशाप की तरह होता है ये, जिसे कर्स कहते हैं बेसिकली। जिसे देख के बहुत घृणा पैदा होती है, वो एनेथेमा है। जिसे घृणा पैदा करने वाला एनेथेमा होता है बेटा। जो घृणा पैदा करने वाली कोई भी चीज़ हो उसे एनेथेमा कहा जाता है। एक तरीके से अभिशाप जैसा होता है एनेथेमा। जैसे यू आर एनेथेमा ऑन द फेस ऑफ फैमिली। कोई फैमिली बहुत अच्छी है, आज तक आदर्शों से जिया, आज तक मूल्यों से जिया, पर कोई व्यक्ति ऐसा हो गया कि उसने कलंक लगा दिया, दैट इज कॉल्ड, वो अभिशाप जैसा हो गया। जैसे वायलेंस इज एनेथेमा टू द सोसाइटी। वायलेंस इज एनेथेमा टू द सोसाइटी, यानी कि जो हिंसा है वो समाज के लिए कैसा है? एक अभिशाप जैसा है। उसे देखकर घृणा ही आती है मन में। राइट, अगर ये एनेथेमा है तो फॉरगिवनेस क्या है? माफ़ी क्या है? इज डिविनिटी टू द सोसाइटी। वो एक दैवीय गुण है समाज के लिए। तो वायलेंस इज एनेथेमा टू द सोसाइटी, यानी कि जो हिंसा है वो एनेथेमा है सोसाइटी के लिए। जैसे डॉवरी, दहेज की जो मांग है, वो एनेथेमा है। राइट, सोसाइटी के लिए। एनेथेमा फॉर द फैमिली, एनेथेमा टू द फैमिली भी कह सकते हैं। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल जो अपने ही देश में अपने देश विरोधी जो नारे लगाते हैं वो लोग, राइट, दे आर एनेथेमा टू द नेशन। वो हमारे देश के नाम पर एक धब्बा है, एक कलंक है। राइट, तो एनेथेमा का मतलब जो लोग पैसे के लिए रिश्तों को इग्नोर कर देते हैं, वो लोग रिश्तों के ऊपर एक धब्बा है, रिश्तों के ऊपर एक कलंक है। दे आर एनेथेमा टू रिलेशंस। तो ऐसे हम कह सकते हैं बेटा। तो वायलेंस इज एनेथेमा टू द सोसाइटी। एग्जाम्पल को जरूर लिखो बेटा। राइट, लोदिंग बहुत बार आ चुका। लोद माने घृणा करना, अबोरेंस माने घृणा, अबोमिनेशन माने घृणा। राइट, एडमायरेशन और वर्शिप का मतलब क्या है? प्रशंसा। अब तो सारे वर्ड्स ऐसे लगेंगे आपकी आंखों को कि हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। जो वर्ड नया मिले बस उसको बस लिख लेना है और अपना सेंटेंस जरूर लिखना है। अगला वर्ड है बिहेस्ट। बोलो बिहेस्ट का मतलब ऑर्डर होता है बेटा। बिहेस्ट का मतलब क्या है? ऑर्डर। यहाँ पे होगा ये रहा ऑर्डर, माने आदेश। हिंदी में आप लिख सकते हो बिहेस्ट के लिए आदेश, हुक्म किसी चीज का, दैट्स कॉल्ड आदेश जो होता है। और हमेशा ये एट के साथ इस्तेमाल होता है, एट द बिहेस्ट। राइट, जैसे आप स्टेटमेंट देख सकते हो, अ फैमिली गेट टुगेदर वाज ऑर्गेनाइज्ड एट माय ग्रैंड पेरेंट्स बिहेस्ट। और यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट एक है या एक से ज्यादा है? बताओ। यानी कि दादा भी और दादी भी, दोनों के आदेश पर एक गेट टुगेदर, एक फैमिली गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज की गई एट माय ग्रैंड पेरेंट्स। अब देख रहे हैं ना, इसका मतलब समझ रहे होगे आप। पेरेंट्स एक से ज्यादा है तब अपोस्ट्रोफी लगाया, बिहेस्ट। राइट, तो एट माय ग्रैंड पेरेंट्स बिहेस्ट, यानी कि हम क्वेश्चन अगर करें इस सेंटेंस पर कि ऑन हुज या एट हुज बिहेस्ट, किसके आदेश पर? एट हुज बिहेस्ट द फैमिली गेट टुगेदर वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो आप कह सकते हैं कि द फैमिली गेट टुगेदर वाज ऑर्गेनाइज्ड एट ग्रैंड पेरेंट्स बिहेस्ट। तो जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके बिहेस्ट पर, उनके आदेश पर। जैसे कई बार कहते हैं ना कि आदेशानुसार, एसडीएम, इसका मतलब एट द बिहेस्ट ऑफ। राइट, एट द बिहेस्ट ऑफ एसडीएम। राइट, तो आप ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री के आदेशानुसार, तो एट द बिहेस्ट ऑफ द पीएम, ये भी कह सकते हैं आप। राइट, सो आदेशानुसार। तो बिहेस्ट का मतलब कमांड, डायरेक्टिव। डायरेक्टिव माने दिशा निर्देश होते हैं ना जो दिए जाते हैं, डायरेक्शन, भाई ये करना है आपको। तो ऑर्डर ही होता है डायरेक्टिव भी, डिमांड एक तरीके से, और ऑर्डर, ऑर्डर माने भी आदेश है, बिहेस्ट। राइट, 5 हमारे हुए। 5 के 5 एक बार सेंटेंस और एग्जाम्पल जरूर पढ़ेंगे एक बार, कि जो जो एग्जाम्पल हमने पढ़े अभी तक एक बार रिवाइज करते हैं। लेट्स रिवाइज द सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस था हमारा, इफ दे वेव द टाइम लिमिट मैनी मोर एप्लीकेशंस विल कम इन। दूसरा जो सेंटेंस था, he abjured his life of dissipation, बर्बादी की जिंदगी त्याग दी उसने। she accepted the money with alacrity, समझ रहे हो? yes, बिल्कुल सही। violence is anathema to the society, a family get together was organized at my grandparents behest। next, centrifugal और centripetal, समझते हो? फोर्स होती है ना ये। राइट, मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ये देखो, मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर जाती हुई जो एनर्जी है वो सेंट्रीफ्यूगल, और सेंटर की ओर आती हुई, ये सेंटर है तो इसकी ओर आती हुई जो है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। राइट, सेंटेंस अगर देखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ माइंड, यानी कि जो अपने केंद्र से हटके दूर दुनिया की तरफ भागती है, माया की तरफ भागती है। राइट, वो जो एनर्जी हमारे दिमाग की, वो क्या रखती है हमें?
क्या रखती है, रेस्टलेस रखती है, कीप्स अस रेस्टलेस, हमें बेचैन रखती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ माइंड कीप्स अस रेस्टलेस, यानी कि जो माइंड की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मूविंग अवे फ्रॉम सेंटर, यानी कि हमारे अंदर के कोर को छोड़कर जब जब दिमाग जाता है तो वो क्या करता है, बेचैन करता है हमें। तो फिर क्या करेंगे, हमारी ऊर्जा कंपेयर करने लगेगी, हमारी ऊर्जा बाहर के संसार से जब स्थापित होगी तो उसमें हमेशा एक फ्रिक्शन, एक चिंगारियाँ उठती रहेंगी और व्यक्ति को बेचैन करती रहेंगी। दैट्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ माइंड। तो सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल साइंटिफिक वर्ड्स हैं, मूविंग अवे फ्रॉम सेंटर और ये मूविंग टूवर्ड्स सेंटर। ठीक है जी, अगला शब्द क्या पढ़ा जाएगा बताओ, CHARLATN, इसका उच्चारण क्या होगा आपके हिसाब से, बताओ, बताइए बताइए, इसका उच्चारण क्या होगा? जो 7th है, क्या पढ़ोगे इसको? चार लाते है ना, कुछ लोग पढ़ते हैं इसको चार लाते हैं सर, इसका उच्चारण है शार्लटन। शार्लटन, ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान होने का ढोंग करता है पर ज्ञान उसके पास है नहीं, दैट्स कॉल्ड शार्लटन। ऐसा व्यक्ति, जैसे ये है ना इम्पोस्टर, इसका मतलब क्या होता है, ठग, जो ठगी करता है, ठग करता है, फेक माने नकली, स्वाइंडल माने धोखेबाज, ठग, ठगी करने वाला दूसरों से। शार्लटन का मतलब दूसरों के साथ धोखा करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो कम, जैसे व्यक्ति बन के बहुत दिखाता है, वो बन के दिखाता है पर उतना है नहीं, राइट, यानी कि शो ऑफ ज्यादा करता है। कहते हैं ना ऊंची दुकान फीका पकवान, कहते हैं ना ऊंची दुकान फीका पकवान, उसको हम कैसे कहते हैं इंग्लिश में? ऊंची दुकान फीका पकवान की इंग्लिश ये, मच बोस्ट लिटिल रोस्ट। बोस्ट मतलब लंबी लंबी फेंकना, भाई फेंकते तो बहुत हो, है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। लिटिल रोस्ट का मतलब ना के बराबर ही चीजें आपके पास है। यू हैव मच बोस्ट लिटिल रोस्ट सो यू आर अ शार्लटन। देखो सेंटेंस बन गया, भाई तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो ना के बराबर इंपॉर्टेंट चीजों के लिए, राइट, इसलिए तुम एक शार्लटन हो। शार्लटन का मतलब ज्ञान का ढोंग करने वाला पर ज्ञान है नहीं, राइट। सो मेनी पीपल प्रिटेंड टू हैव नॉलेज बट दे डू नॉट हैव एनी, उसके पास नॉलेज होती ही नहीं है, राइट। सो प्रिटेंड टू हैव का मतलब क्या है, ढोंग करना किसी चीज का। सो शार्लटन का मतलब क्वैक, इम्पोस्टर, फेक, राइट। और रियल मकॉय, ये बहुत अच्छा शब्द है, इसका मतलब जेन्युइन होता है। रियल मकॉय का मतलब क्या है, जेन्युइन, ओरिजिनल, जो ओरिजिनल होता है। रियल मकॉय का मतलब जेन्युइन, जो जैसा है वैसा है, और ऑथेंटिसिटी है उसकी बातों में, उसके कर्मों में, राइट, उसके चाल में, उसके रंग ढंग में ऑथेंटिसिटी है, राइट। तो उसको हम कहते हैं क्या, रियल मकॉय, ओरिजिनल। सो यू हैव मच बोस्ट लिटिल रोस्ट, इसका मतलब तुम्हारे पास ऊंची दुकान फीका पकवान वाला प्रोग्राम है, राइट। सो यू आर अ शार्लटन। क्या समझ में आया? इसका मतलब आप एक ठग हो, इसका मतलब आप एक धोखेबाज हो, मतलब दिखावा ज्यादा करते हो, नॉलेज उतनी आपके पास नहीं, दैट्स कॉल्ड शार्लटन। जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि भाई मात्र 5 मिनट में इस वीडियो को देख डालो तो इंग्लिश आ जाएगी, तो ये शार्लटन व्यक्ति ही कह सकता है, क्योंकि जो रियल में पढ़ाने वाले हैं वो जानते हैं कि महीनों लग जाते हैं, राइट। और उसके बाद भी अभ्यास की दरकार रह जाती है। अगर अभ्यास बच्चा फिर से छोड़ दे तो फिर से दिक्कत आने लगेगी बेटा। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसी थोड़ी, नॉलेज ही देने में महीनों लगते हैं और परफेक्शन में तो उससे भी ज़्यादा समय लगता है। अगर बच्चा मेहनती नहीं है तो फिर तो होने से रहा, मेहनत करनी होती है। अगला वर्ड है कॉन्डिमेंट, राइट। कॉन्डिमेंट का मतलब मसाले होते हैं, जैसे आई रहा है वर्ड मसाला, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फेवर मसालाज, और डिफरेंट फ्लेवर कह सकते हो, फ्लेवर और फेवर भी कह सकते हो। फ्लेवर का मतलब स्वाद, अलग अलग फ्लेवर के जो मसाले हैं वो मिक्स कर देना, राइट, उसको हम कहते हैं कॉन्डिमेंट, राइट। जैसे अलग अलग मसाले हैं ना, जैसे धनिया है, जीरा है, राइट, और मतलब सरसों है, और तरीके तरीके की जो आप डालते हैं, गरम मसाला वगैरह जो है, इट्स अ मिक्सचर। तो कॉन्डिमेंट का मतलब और कुछ नहीं होता, मसाला ही होता है। जो मसाले होते हैं जो सब्जी वब्जी में आप डालते हो, दैट्स कॉल्ड कॉन्डिमेंट। मसाले, MDH कॉन्डिमेंट की बात ही कुछ हो रहा है, ऐसा कहते हैं ना राजेश है कॉन्डिमेंट, मसाले को आप कॉन्डिमेंट कह सकते हो, बेसिकली वो मिक्सचर है मसालों का। अवॉइड एरे, एरे का मतलब क्या होता है, रेंज, रेंज माने जितनी भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मारुति के शोरूम में जाओगे तो यू विल गेट द एरे ऑफ मारुति मॉडल्स, इसका मतलब कंप्लीट रेंज ऑफ समथिंग, दैट्स कॉल्ड एरे। अवॉइड एरे यानी कि वाइड रेंज ऑफ कॉन्डिमेंट पैकेट्स आर सोल्ड ऑन द शॉप, इसका मतलब कॉन्डिमेंट पैकेट्स की एक वाइड रेंज, अलग अलग तरीके के जो मसाले हैं वो इस शॉप पर बेचे जाते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ, अवॉइड एरे, एरे का मतलब पूरी की पूरी व्यू रचना, सारा का सारी चीज़ें बेची जाती हैं उसमें, राइट। सो दैट्स कॉल्ड वाइड। जैसे टाटा के शोरूम में जाओगे तो अ वाइड एरे ऑफ टाटा कार्स आर सोल्ड ओवर देयर। सैमसंग मोबाइल के शोरूम में गए तो अ वाइड एरे ऑफ सैमसंग मोबाइल्स। इनको यूज़ किया करो कॉमन लाइफ में, कोशिश करो कि इसी सेंटेंस से मिलते जुलते सेंटेंस में कैसे बनाऊं, राइट। कॉपी कैट बनो उस चीज़ में, इन चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करो। इफ़ यू डोंट यूज़ देम यू विल लूज देम, राइट। सो अ वाइड एरे ऑफ कॉन्डिमेंट पैकेट्स आर सोल्ड ऑन द शॉप। अगला वर्ड है डिफेक्शन।
डिफेक्शन का मतलब है छोड़ देना, किसी चीज़ को त्याग देना, और पार्टी वार्टी त्याग देना भी डिफेक्शन होता है बेटा। जैसे कई बार क्या होता है कि बीजेपी छोड़ के कांग्रेस, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी, राइट, या फिर आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस, कांग्रेस छोड़ के आम आदमी, ये क्या हो रहा है, ये डिफेक्शन कहलाता है बेटा। डिफेक्शन का मतलब किसी पार्टी, किसी देश को छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ना, खासकर पार्टी या देश को छोड़ना, वो डिफेक्शन कहलाता है बेटा। डेजर्शन, डेजर्ट कर देना, छोड़ देना। निग्लेक्ट, छोड़ देना। अबेंडन, अबेंडनमेंट का भी मतलब त्याग देना। सीरियसनेस और अर्नेसनेस का मतलब क्या है कि भाई हम तो बड़े ईमानदार हैं, इस पार्टी के लिए कभी नहीं छोड़ेंगे, वी आर वेरी सीरियस फॉर द पार्टी। अर्नेस्टनेस का मतलब क्या है, भाई हम यहीं कमाएंगे, यहीं अपनी जान देंगे, मतलब इसी के लिए करेंगे जो कुछ करेंगे। हम सरनेस अगर लेंगे तो और भी बेहतरीन तरीके से हमें समझ में आएगा डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब क्या है, त्यागना किसी चीज़ को। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि बहुत सारे लोग पार्टी त्याग देते हैं, तो उसके लिए एग्जैक्ट शब्द कौन सा है, डिफेक्शन। उसे डिफेक्शन ही कहा जाता है। Over the years there were hundreds of defections to the west and defections from the east। इसका मतलब समझ रहे हो कि भी भारत से वेस्टर्न कंट्रीज में लोग चले गए, राइट, और टू द वेस्ट ये हो गया, जब वो गए तो टू, राइट, और ईस्ट से गए तो उसका मतलब, राइट, फ्रॉम द ईस्ट। डिफेक्शन फ्रॉम द ईस्ट यानी कि यहां से हुआ, और किस चीज के लिए हुआ, आप जानते हैं फ्रॉम का मतलब ओरिजिन पॉइंट से होता है, जहां से ओरिजिन हुआ। भाई कहां से, ईस्ट से लोग कहां गए, वेस्ट में गए, यानी कि इंडिया से मान लो वो अमेरिका में गए, तो वेस्टर्न कंट्रीज में गए। तो यहां पे क्या है, ओवर द ईयर्स देयर वर हंड्रेड्स ऑफ डिफेक्शंस, लगभग कई सौ डिफेक्शंस हुए टू द वेस्ट एंड डिफेक्शंस फ्रॉम द ईस्ट। का मतलब ये है कि अमेरिका वाले कहेंगे डिफेक्शंस फ्रॉम द ईस्ट, और भारत वाले क्या कहेंगे, डिफेक्शन टू द वेस्ट। भाई इंडिया वाले तो यही कहेंगे ना, वी आर गोइंग टू अमेरिका, यस और नो। और अमेरिका वाले क्या कहेंगे कि भैया ये तो भारत से आ रहे हैं लोग, तो डिफेक्शन फ्रॉम इंडिया एंड डिफेक्शन टू यूएसए। तो यही कहा जा रहा है कि ओवर द ईयर्स देयर वर हंड्रेड्स ऑफ डिफेक्शंस टू द वेस्ट एंड डिफेक्शंस फ्रॉम द ईस्ट, राइट। जैसे भाई मैं यही तो कहूंगा कि आई एम गोइंग फ्रॉम सोनीपत टू दिल्ली, तो दिल्ली वाले कहेंगे फ्रॉम सोनीपत, यस और नो, और सोनीपत वाले क्या कहेंगे, टू दिल्ली। भाई आई कम्यूट टू दिल्ली, मैं रोज दिल्ली जाता हूँ, इसका मतलब मैं दिल्ली में जाता हूँ, तो इसका मतलब आई फ्रॉम हरियाणा टू सोनीपत, एंड सोनीपत, सॉरी, फ्रॉम हरियाणा टू दिल्ली, एंड फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा। तो यही कह रहे हैं बेटा, ये ओवर द ईयर्स, इसका मतलब कई लोगों ने अपनी जगह कंप्लीटली त्याग कर वो वेस्ट में सेटल हो गए हैं, वो यही कहा जा रहा है इस वाक्य को। और ये भी कह सकते हो कि मैनी लीडर्स एक्सेप्ट द प्रैक्टिस ऑफ डिफेक्शन व्हेन दे डू नॉट गेट देयर डिजायर्ड टिकट। उन्हें टिकट नहीं मिलती इलेक्शन में, तो वो क्या करते हैं, डिफेक्शन ऑफ द पार्टी, पार्टी को त्याग देते हैं। आज का आखिरी शब्द डेटोनेशन। डेटोनेशन का मतलब आप जानते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह को डेटोनेशन कहा जाता है बेटा। दिस इज द वर्ड, द लास्ट वर्ड ऑफ द डे टुडे। डेटोनेशन का मतलब विस्फोट, बम विस्फोट को हम डेटोनेशन कहते हैं। एक्सप्लोजन, इग्निशन, इंजन को क्या करते हो, इग्नाइट करते हो ना, वो भी तो एक तरीके का ब्लास्ट है। भाई आपने स्पार्क किया, आग लग गई, वो भी इग्निशन, इसीलिए कहा गया ब्लास्ट और बैंग। द डेटोनेशन इन कश्मीर हैज़ किल्ड 2 सिविलियंस। होता है ना कि मतलब दो सांड लड़ते हैं तो जो घास है वो सफ़र करती है, कहते हैं ना व्हेन 2 बुल्स फाइट इट इज़ द ग्रास दैट सफ़र्स। तो ये बेचारे 2 सिविलियन मारे गए, इनका दोष क्या है, बस ये वहाँ पर हैं, बस यही दोष है, और क्या, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, राइट। द डेटोनेशन इन कश्मीर हैज़ किल्ड 2 सिविलियंस व्हेन 2 बुल्स फाइट इट इज़ द ग्रास दैट सफ़र्स, राइट। कहते हैं ना मतलब सांड सांड लड़े और घास का खो, यानी कि घास बेचारी वहाँ पे कुछ नहीं कर रही है, बस उनके बीच में उनके पैरों में कुचली जा रही है खामखा। तो डेटोनेशन इन कश्मीर, ये जो कश्मीर में जो ब्लास्ट हुआ है, स्किल्ड 2 सिविलियंस, वहाँ के बेचारे जो आम 2 सामान्य व्यक्ति हैं उनको जो है मार दिया, किसने, गोला बारूद ने, ब्लास्ट ने, डेटोनेशन ने। तो एक बार सारे के सारे एग्जांपल्स नीचे से ही पढ़ना शुरू करते हैं। द डेटोनेशन इन कश्मीर हैज़ किल्ड 2 सिविलियंस। सेंटेंस क्लियर बेटा, ठीक है। ओवर द ईयर्स देयर वर हंड्रेड्स ऑफ डिफेक्शंस फ्रॉम द वेस्ट एंड डिफेक्शंस फ्रॉम द ईस्ट। इंडिया से लोग अमेरिका गए, अमेरिका वाले कहेंगे कि भाई वो इंडिया से आए, तो टू और फ्रॉम इसीलिए कहा जा रहा है। अगला सेंटेंस है अ वाइड एरे ऑफ कॉन्डिमेंट पैकेट्स। अ वाइड एरे ऑफ कॉन्डिमेंट पैकेट्स आर सोल्ड ऑन दिस शॉप। अब आप बोलो अपने आप से स्पीड से, यहाँ पे पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए कि एरे क्या है और कॉन्डिमेंट क्या है, राइट। आपको पता होना चाहिए इनका मतलब क्या है, तो अपने आप से सेंस क्लियर हो जाएगी। अगले सेंटेंस पर हम अगर चलें, सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज You have much boast, little roast, so you are a charlatan. You have much boast, little roast, so you are a charlatan. Next, शाबाश, आपकी बारी। You have much boast, little roast, so you are a charlatan. Very good, बहुत अच्छे। Next, centrifugal force of mind keeps us restless. बोलो। Centrifugal force of mind keeps us restless,
मूविंग अवे फ्रॉम सेंटर है ना, यही होता है सेंट्रीफ्यूगल। अच्छा, अ फैमिली गेट टुगेदर वाज ऑर्गेनाइज्ड एट माय ग्रैंड पेरेंट्स बिहेस्ट। अ फैमिली गेट टुगेदर माने मीटिंग, पार्टी, ये गेट टुगेदर है, शाबाश बोलो। अ फैमिली get together was organized at my grandparents' बिहेस्ट, बिल्कुल सही बात है। वायलेंस इज एनेथेमा टू द सोसाइटी, बोलो। Violence is anathema to the society. शाबाश, जोर जोर से बोला करो, बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। अरे भाई अच्छी चीज़ कर रहे हैं। शी एक्सेप्टेड द मनी विद इलैक्रिटी, She accepted the money with alacrity. शाबाश, बहुत अच्छे। ही एब्जॉर्ड हिज लाइफ ऑफ डिसिपेशन, बोलो। He abjured his life of dissipation. इसमें आपको एब्जॉर्ब भी पता होना चाहिए, डिसिपेशन भी पता होना चाहिए, तभी सेंस निकाल पाओगे। नेक्स्ट, इफ वी वेव द टाइम लिमिट मैनी मोर एप्लीकेशंस विल कम इन। हाँ, If we waive the time limit, many more applications will come in. बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ मैं आपको एक सूचना और दे दूं कि एक एडवांस्ड इंग्लिश स्पोकन प्रैक्टिस बैच इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय इंग्लिश मंत्रा ग्रुप। उसमें पढ़ाने वाला मैं ही हूँगा, राइट। और उसमें जो है बहुत ज़बरदस्त, और ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो हमारे पुराने बच्चे हैं जिन्होंने हमसे पहले कोर्स कर लिया है। ओनली दे आर एलिजिबल टू ज्वाइन, नो न्यू एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन्ड ओवर देयर बिकॉज इट इज़ एडवांस्ड स्पोकन प्रैक्टिस बैच अलॉन्ग विद ग्रेट डिस्क्रिप्शन ऑफ सम ग्रेट इंसाइट्स इनटू लैंग्वेज के बहुत जो ग्रेट पीस ऑफ वर्क होंगे उसमें हम इंसाइट लेंगे। और ये जो बैच स्टार्ट होने वाला है ये इसी वीक स्टार्ट होने वाला है, बट नो न्यू स्टूडेंट विल बी अलाउड। जो बच्चे हमसे पहले ही स्पोकन कोर्स कर चुके हैं या ग्रामर कोर्स कर चुके हैं, दोनों में से कोई भी कोर्स अगर हमसे कर चुके हैं, दे आर allowed to take admission over there. Otherwise no admission for any newcomer if somebody wants to take admission straight away, because as I have already told you it is advanced English spoken batch, right? इसका मतलब वो जो चीज़ें हैं, वो जो प्रैक्टिस बैच है स्पोकन का, इसका मतलब सबसे पहले स्पोकन सीखनी है या ग्रामर सीखनी है या इंग्लिश सीखनी है, उसके बाद फिर एडवांस प्रैक्टिस पर बात आती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे दे लैक एटमोसफियर आउटसाइड। जब इंग्लिश का एटमोसफियर लैक करते हैं तो उसमें क्या होता है, इवन इफ वी लर्न वी नीड टू रिवाइव आर नॉलेज, राइट, टाइम बाय टाइम। जैसे अगर 1 साल पहले या 1.5 साल पहले या 2 साल पहले मैंने सीखा भी था तो दिमाग में क्या हुआ कि वो डस्ट आ गया। सो इट इज सॉर्ट ऑफ डस्टिंग एज वेल एज लर्निंग समथिंग वेरी डीप रिलेटेड टू योर ऑन फ्लो ऑफ थॉट। उससे बहुत गजब की चीज़ें। और एडवांस लेवल पर जैसे मैंने कहा कि इट इज़ एडवांस्ड स्पोकन प्रैक्टिस बैच, तो जो सीख चुके हैं उनका अभ्यास बहुत ज़बरदस्त तरीके का, और उसमें बहुत सारी गजब की नई चीज़ें जो हैं ऐड हुई हैं। बट नो न्यू स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा कि विल बी अलाउड टू टेक एडमिशन, ओनली दोज हु आर ओल्ड स्टूडेंट्स, दोज हु हैव ऑलरेडी डन, राइट, विल बी अलाउड टू टेक एडमिशन ओवर देयर। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। और उम्मीद करूंगा कि इन सारी चीज़ों के बहुत अच्छे से आप नोट्स बना रहे होगे। आज हमारी 127वीं क्लास थी, और 127वीं क्लास इट्स अ बिग थिंग आई वुड से। 127 दिन हम वकैब को दे चुके हैं, और कई अगर जोड़ेंगे तो कई घंटे आपके बनेंगे जो आपने बेहतरीन तरीके से बिताए हैं। ये एनर्जी कभी वेस्ट नहीं जाएगी बेटा, बस रिवाइज करते रहिएगा अपने नोट्स को। अगर नहीं हो नोट्स तो इन वीडियोस को बार बार देखते रहिएगा, बार बार सुनते रहिएगा। किसी भी गाने को, किसी फालतू की चीज़ को सुनने से ये बहुत बेहतरीन होता है, राइट। और उम्मीद करूँगा कि और कोई आपके लिए काम करे ना करे, आप अपने लिए लगातार काम करते रहेंगे। क्योंकि जीवन में अगर आप अपने चैन से काम नहीं करेंगे तो दिमाग के चैन से काम करेंगे, और जब दिमाग के चैन से काम करेंगे तो दिमाग का जो चैन होता है वो हमेशा डाउनवर्ड एनर्जी वाला होता है। दिमाग को खाली मत छोड़े, इसको अपने चैन से काम कराएं, कुछ बेहतरीन कराएं, इससे कुछ ज़बरदस्त कराएं, राइट। और माइंड को अपने हिसाब से चलाएं, ना कि माइंड के हिसाब से चलें। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने चयन का जो दारोमदार है वो अपनी बुद्धि को देंगे, ना कि अपने विचारों को देंगे, क्योंकि विचार हमेशा डामाडोल रहते हैं। तो हर एक चीज़ का चयन अपनी बुद्धि से करें, बहुत अच्छे तरीके से करें, क्योंकि आपके चयन ही आपका भाग्य बनेंगे, आपके चयन ही आपका अच्छी चीज़ों में चुनाव कराएंगे, और वही चुनाव आपका आगे भाग्य चयनित करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, राइट। और लगातार बने रहिएगा मेरे साथ, लगातार चीज़ों को नोट करते रहिएगा। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, thank you, take care, stay focused, stay creative and stay happy. Thank you, Jai Hind.